रेडियो चिनार 90.4 एफएम से मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। और दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हर दिन हमारे स्टूडियो में कोई ख़ास गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही स्पेशल मेहमान आए हैं। जी हां, डॉक्टर इनायत मीर, जो कि मेडिकल ऑफिसर है प्रेजेंटली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवारा में, और सोसाइटी के लिए बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जी हाँ दोस्तों, वो इमोशनल मैनेजमेंट, लाइफ स्किल्स की बहुत नॉलेज रखते हैं। तो आज हमने ये मुनासिब समझा कि इनकी मुलाकात आपसे। डॉक्टर इनायत, आपका हम वेलकम करते हैं रेडियो चैनल में। डॉक्टर साहब, डायरेक्टली आज के टॉपिक पे आते हैं। जब हम लाइफ स्किल्स, इमोशनल मैनेजमेंट या एंगर मैनेजमेंट की बात करते हैं, इन लेमन टर्म्स आप हमारे व्यूअर्स को बताइए, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? एंगर मैनेजमेंट के बारे में बताऊं, एक चीज़ ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि जो डैनियल गोल्डमैन का एक रिसर्च हुआ था जिसमें उन्होंने 25 साल की स्टडीज़ को एनालाइज किया, तो उन्होंने देखा कि जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं उनमें उन्होंने रेशो निकाला और देखा कि 15% जो है सक्सेस के लिए IQ की ज़रूरत है और 85% इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। सो इमोशनल इंटेलिजेंस या और स्किल रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस एक सक्सेसफुल इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम 27 टाइप के इमोशंस रखते हैं, जिसमें मेन जो इमोशंस है जिसको हम एंगर और लव कहते हैं। और आज हम बात करेंगे एंगर इमोशन के बारे में। एंगर एक बेसिक इमोशन है। अगर एंगर ना हो तो भी इंसान को हम बेगर्जा बोल देते हैं, क्योंकि उसमें गुस्सा नहीं आता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो जो जेन्युइन प्रॉब्लम। लेकिन अगर एंगर भड़क जाए तो ये तूफान की तरह इंसान को बर्बाद भी कर सकता है। डॉक्टर साहब, आपसे यहाँ पे ये जानेंगे, जब हम एंगर मैनेजमेंट की बात करते हैं, खासकर हम देखते हैं कि बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं इसको कंट्रोल कैसे करूं? एज एन एक्सपर्ट आप बता दीजिए कि क्या क्या ऐसे वे आउट्स हैं जहां पे हम गुस्से को कंट्रोल करेंगे या चैनलाइज करेंगे प्रॉपरली? क्योंकि जो एंगर इमोशन है, जब ये इंसान में नेगेटिवली एक्सप्रेस होता है तो हम उसको एग्रेशन बोलते हैं। और एग्रेशन जैसे वर्बल भी हो सकता है और एग्रेशन फिजिकल भी हो सकता है। और जब इस मैनेजमेंट की बात आती है तो सबसे बेस्ट जो मैनेजमेंट है वो हमें एंगर को पॉजिटिवली, कंस्ट्रक्टिवली किसी तरीके में चैनलाइज करना है, क्योंकि एंगर एक एनर्जी है और इस एनर्जी को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह है, बनिस्बत कि हम इसको सप्रेस करें। तो जो लोग एंगर को सप्रेस करते हैं, धीरे धीरे उसका इन्फ्लुएंस उनकी पर्सनालिटी पे पड़ जाता है और वो पर्सनालिटी ही एक्सप्रेस का एक ऐसी एक्सप्रेशन बनता है कि उस ज़िंदगी में उसको इरिटेबल, अनसक्सेसफुल और बड़े ख़राब किस्म के लोगों में सोसाइटी में वो बंदा शुमार होता है और वो अनसक्सेसफुल बंदा भी ज़िंदगी में रह सकता है। और जो लोग इसको चैनलाइज करते हैं पॉजिटिव तरीके में, और कई तरीके हैं इसको चैनलाइज करने में, जैसे कि आम तरीका है कि हम किसी ऐसे गोल सेटिंग पे फोकस करें कि जो हम लोगों का एक मकसद है। जैसे एक एंगर जो है एक एनर्जी है, पावर है। अगर वाकई में किसी के पास एनर्जी है, वो कुछ भी अच्छा काम कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक बच्चे को टीचर ने डांटा कि तुम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन वो इस डांट को, उस एंगर को इस तरह से चैनलाइज करता है, वो स्कूल में फर्स्ट आ जाता है। यानी उसने उस एंगर को पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज किया। और कई और भी तरीके हैं, जैसे आप किसी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करो, खेलने में करो इन्वॉल्व। कई और भी तरीके हैं कि आपने एंगर क्यूज़ को समझना है कि किस किस सिचुएशन में मुझे गुस्सा आता है, कौन सा इवेंट है, कौन सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है तो मुझे गुस्सा आ गया। वो सारे क्यूज़ को लिख के एक एक करके उस सिचुएशन में जहाँ पॉसिबल है उसको आप अवॉइड भी कर सकते हो सिचुएशन में, या जहाँ आपको लगेगा कि इस सिचुएशन की वजह से एंगर है तो ट्राई टू रिजॉल्व दैट थिंग, तो आपका एंगर ठीक हो जाएगा। और अगर वो सिचुएशन आपके हाथ से बाहर है तो आपको उसके बारे में परसेप्शन ही चेंज करना है जी, जिसकी वजह से आपके अंदर गुस्सा नहीं आएगा। जी डॉक्टर साहब, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो हम तक भी पहुंचा था जब हमने अपने लिसनर से बात की थी। वो उनका ये कहना है कि जो आज की डेट में हम छोटे बच्चे देखते हैं, जो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड होता है, बच्चों में बहुत गुस्सा देखा गया है और वो इतनी जिद करते हैं कि माँ बाप बेबस हो जाते हैं। एज एन एक्सपर्ट आपसे हम ये जानना चाहेंगे, व्हाट्स द रीज़न फॉर दिस एट दिस पॉइंट इन टाइम? देखिए, मैं फिर ये बात कहना चाहूँगा कि कई एक तो हो गया है कि आपका पेरेंटिंग
ठीक से नहीं हो नहीं रहा है हुआ है, बच्चों में, यू बिल्कुल। डोंट नो हाउ टू हैंडल योर चाइल्ड इन ए प्रॉपर वे, जी। तो आप उसको जैसे एक्स्ट्रा पैम्परिंग करते हो, बिल्कुल। तो उसमें कि कई सारे बच्चे हैं दे थ्रो देमसेल्व्स इनटू टेम्पर टेंट्रम जिनको हम बोलते हैं, तो वो एक बच्चे में वो एक कैफियत रहती है कि मैं किसी तरह से अटेंशन सीख करूं और वो जी। चीज़ रिपीट करते रहते हैं, बिल्कुल। रिपीट बिहेवियर। तो आपका रीइंफोर्समेंट जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, तो बिहेवियर को उनको चेंज कर सकता है। और दूसरा, अक्सर जो बच्चों में खासकर जो स्कूल बच्चे जाते हैं उनमें कुछ बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं, जो अगर पेरेंट्स अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करें तो हो सकता है कि उनको ठीक तरीके से वो किसी साइकेट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास लेके उनका इलाज कर सकते हैं, जिसमें सबसे कॉमन हम उसको ADHD जैसे हमने बात की बच्चे में होता है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, और दूसरा जिसको हम बोलते हैं कॉन्डक्ट डिसऑर्डर है, और ODD अपोजिशनल डिफिशिएंट डिसऑर्डर जो होता है वो एक बिहेवियरल डिसऑर्डर होता है, जिसमें ये बच्चे शैतान तेज़ होते हैं, काम नहीं मानते हैं, गुस्सा कर देते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं, तो ये एक बिहेवियरल इशू में आ जाता है। तो डेवलपमेंटल इशू जहाँ आपका फॉल्टी पेरेंटिंग है या कुछ अंडरलाइन साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो इनहेरिट भी हो सकता है, जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में चला जाता है और पेरेंट्स उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। और मैं आपको इधर एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं कि एक बार मैं हॉस्पिटल में था, एक बच्चा आ गया, से 3-4 साल का बच्चा था। आते ही जब माँ उसको मेरे पास लाई तो पहले उसने स्टेथ को पकड़ के फेंका, फिर जाके चेयर को हटा दिया, फिर उधर भागा, इधर भागा। तो फिर जब माँ से बात हुई तो माँ ने बोला मेरा बच्चा तो बहुत हेल्दी है, बहुत भागता रहता है। जब उसको ये इस बात का पता नहीं है कि ये बच्चे को ADHD अटेंशन डिफिसिट, क्योंकि ये बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होगा तो उसका फोकस नहीं रहेगा, बिल्कुल, वो उसका इमोशनल अनस्टेबिलिटी होगी, उसका कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, वो उसकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे स्टडीज़ में कम होगी, और ऐसे बच्चे कभी कभी एडिक्शन की भी तरह भी बड़े होकर ज़्यादा चले जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर हम ओवरऑल देखें हमारी सोसाइटी में जो सोशल वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़ है, रिलीजियस वैल्यूज़ है, जैसे आपने बात की जो पेरेंटिंग है, इट डज प्ले अ रोल, और माँ बाप का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जो खासकर जो अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट होती है बच्चे के इनिशियल 6-7 साल, तब अगर ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली इनकलकेट करें तो कहीं ना कहीं जो ये एक बच्चा है कल जब इस सोसाइटी में आएगा ही विल कंट्रीब्यूट और इसको ज़िंदगी का मकसद मिलेगा। एज एन एक्सपर्ट आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो डेफिनेटली है कि जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि ज़िंदगी में अगर कोई जीता है तो उसका जायका भी आना चाहिए, ही शुड फील द टेस्ट ऑफ लाइफ। एब्सोल्युटली। और टेस्ट ऑफ लाइफ तभी आदमी फील करेगा जब जितने भी ये सराउंडिंग एनवायरमेंटल ट्रिगर्स हैं, अगर ये पॉजिटिवली रीइंफोर्स हुए हैं हमारे बच्चों में, तभी वो बच्चा आगे जाके ठीक से प्रोग्रेस करेगा, वो पॉजिटिव रहेगा, वो हर फील्ड में जो भी उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो उसको पैशन के साथ करेगा। Absolutely. और मैं इधर आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे अक्सर जो पेरेंट्स हैं, जब भी बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होते हैं तो वो अपनी पिक्चर बच्चों में देखना चाहते हैं। सो व्हेन दे हैव बीन फेल्ड इन देयर लाइफ, तो उनके अपने जो इंटरेस्ट के प्रोफेशन से हटा के उनको उस प्रोफेशन में डालना चाहते हैं कि जहाँ बाप की आइडेंटिटी ज़्यादा बने बनस्बत के बच्चे की, और रिजल्ट ये होता है कि वो बच्चा अल्टीमेटली फेलियर रहता है और उसकी वजह से भी बच्चे में काफ़ी स्ट्रेस पैदा हो जाता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर हम इसको सम अप करें, जो लाइफ स्किल्स की बात आपने की, इमोशनल मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट की, पर्सनल डेवलपमेंट की, अगर हम रेडी हो जाएं इन स्किल्स को सीखने के लिए तो डेफिनेटली वी कैन डू वंडर्स, और हमारी जो सोसाइटी है इट्स गोइंग टू बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन। डॉक्टर साहब, आखिर में आपसे मैं ये पूछूंगा कि आज आप पहली बार रेडियो चिनार के स्टूडियो में आए और आपने अपने दिल की बात हमसे की, बिकॉज यू ऑल्सो बिलोंग टू सोपोर, यू आर सन ऑफ द सॉइल। सोपोर के अपनी रेडियो स्टेशन में आए, सो हाउ इज द फीलिंग ऑल टुगेदर? यू नो, आई एम रियली फीलिंग वेरी गुड, एंड खासकर एक ये फील है कि आज इस प्लेटफॉर्म में जो मैं ज़िंदगी में चाहता था कि लोगों तक कुछ ऐसी चीज़ें पहुंचाऊं जिससे उनकी लाइफ में बदलाव आए और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चले जाएं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू रेडियो चिनार की, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, कि मुझे मौका दिया है कि अपने व्यू पॉइंट रखने का, ताकि सोसाइटी में और ख़ासकर यूथ में कि कुछ सोच शुरू हो जाए। द पावर ऑफ थिंकिंग शुड एनहांस इन आवर यूथ सो दैट दे थिंक एंड दे चेंज। इफ़ यू डोंट थिंक यू कैन नेवर चेंज। और देयर इज ए सेइंग कि दुनिया में सिर्फ 2% लोग सोचते हैं, 3% लोग डरते हैं सोचने में, और 95% लोग सोचते ही नहीं। So that's why I want कि all the youth they should start thinking and thinking so that they have new ideas and creativity for change.
एब्सोल्युटली। और दोस्तों हमारी भी यही मैसेज है कि रेडियो चिनार के इस प्लेटफॉर्म से एक पॉजिटिव मैसेज हम हर बार देते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हमारी भी यही कोशिश है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनकी जो ज़िंदगी है उसमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए, वो लाइफ में आगे बढ़े, कमाल करे, अपना नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे और अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करे। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर इनायत ने हमसे वादा किया है कि महीने की 2 वेडनेसडे, 2nd एंड 4th वेडनेसडे को हमारे स्टूडियो आएंगे, डिफरेंट टॉपिक्स पे बात होगी और वो अपनी एक्सपर्ट एडवाइस आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों जब तक हम फिर से डॉक्टर साहब से मिलेंगे, आपको करना क्या है, आप देखते रहिए और सुनते रहिए नॉर्थ कश्मीर का इकलौता रेडियो स्टेशन, जी हाँ रेडियो चिनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।